बच्चों, आज हम फिर चर्चा करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने डीएनए मॉलिक्यूल के जो घटक है उनके बारे में हमने बात की कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, या हम बताएं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अभी जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब इस वीडियो के अंदर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम नाम लेते हैं वाटसन एंड क्रिक का। वाटसन एंड क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था। डबल हेलिकल मॉडल इनके द्वारा दिया गया था 1953 के अंदर। इनके द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था इनके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसके पहले एक जो साइंटिस्ट थे इनका नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इनके द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के माध्यम से कुछ डाटा उपलब्ध कराया गया, उसकी कुछ इमेजेस ली गई और उस डाटा के आधार पर वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया गया। तो विल्किंसन और फ्रैंकलिन के द्वारा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स है उसके माध्यम से ये डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाई गई। तो उस जानकारी का उपयोग वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया, डबल हेलिकल मॉडल उनके द्वारा दिया गया। तो इनके इस कार्य के लिए विल्किंसन साथ में वाटसन और क्रिक ये तीन साइंटिस्टों को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस समय फ्रैंकलिन जो थी उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। बाकी वाटसन, क्रिक और विल्किंस को क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया इस डीएनए स्ट्रक्चर के खोज के लिए और साथ ही उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वाटसन और क्रिक के डीएनए डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है? डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। इसमें दो स्ट्रैंड से ये मिलकर बना होता है और डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ में क्या होता है इसमें, सेकेंड पॉइंट लेके हम ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ each strand is made up of one polynucleotide chain। प्रत्येक जो स्ट्रैंड होगा वो किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर प्रत्येक स्ट्रैंड बना होता है। थर्ड पॉइंट हम देखें इसमें तो क्या होगा कि two strands are helical and anti-parallel two strands are helical and anti-parallel to each other। दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? हेलिकल शेप्ड के अंदर होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं और कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। अब क्या होता है एंटी पैरेलल का, उसका हम मीनिंग देखते हैं कि किस प्रकार से एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब ये एक दूसरे से क्वाइल्ड होते हैं। किस प्रकार से हेलिकल शेप्ड इसका होता है? जैसा अब स्टेयर आपने देखा होगा, एक स्पाइरल यदि स्टेयर है तो वो इस प्रकार से राउंडेड इस प्रकार से होती है ना। स्टैंड जो स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, वो इस प्रकार से स्पाइरल सीढ़ी जो होगी राउंडेड होगी वो, और इसकी दो रेलिंग जो होगी वो साथ साथ किस प्रकार से राउंड करेगी ना। ठीक है, तो ये स्टैंड जो क्या होंगे वो कैसे होंगे? मतलब हेलिकल शेप्ड में है, राउंडेड है, क्वाइल्ड है और कैसे एंटी पैरेलल है। कैसे हैं ये?
एंटी पैरेलल है। ये जो दोनों रेलिंग्स है जो स्टेयर की, वो हमने देखा होगा कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, वो दोनों साथ साथ चलती है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसी प्रकार से डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी जो दोनों स्टैंड्स होते हैं वो किस प्रकार से दोनों साथ में चलते हैं, कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा बताने का प्रयास करें तो जैसा फर्स्ट स्टैंड ये है, तो दूसरा स्टैंड क्या करेगा, इसके साथ में इस प्रकार से चलेगा, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा डीएनए मॉलिक्यूल का, और जो कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। आपने एक डायग्राम देखा होगा जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया है कि हमने एक पेंटोस शुगर बनाई थी और उसके साथ में हमने बोला कि न्यूक्लियोटाइड का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं बना रहे हैं हम। इसमें इसके कार्बन नंबर फर्स्ट से हम कोई सा भी नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एडेनिन जोड़ रहे हैं, यहाँ थायमिन जोड़ रहे हैं, यहाँ पर साइटोसिन जोड़ रहे हैं, और कार्बन नंबर 5 के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, फास्फोरस जुड़ा हुआ था न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि स्ट्रक्चर को देखें और इसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर 3 जो होगा वो भी फास्फेट के साथ में जुड़ा रहेगा। एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड नंबर का जो कार्बन होगा उसका OH ग्रुप के साथ, मतलब कार्बन नंबर 3 के साथ में फास्फेट ग्रुप, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ में फास्फेट ग्रुप का बॉन्डिंग होता है कुछ इस प्रकार से ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला एंड है वो कौन सा, यहाँ कौन सा कार्बन है, 5th नंबर का कार्बन है। कौन सा है, 5th नंबर का कार्बन है। और यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन सा है, OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस है। और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, 3rd नंबर का कार्बन है। ठीक है, तो जो दोनों स्टैंड्स हमने बोले कैसे एंटी पैरेलल होते हैं, कैसे बताएं, दोनों स्टैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, जो अगला एक स्टैंड तो ये हो गया जिसका डायरेक्शन क्या है हम बताए, तो यदि हम सिंगल लाइन के द्वारा इसको बताने का प्रयास करें तो ऊपर की ओर क्या है 5 डेज, नीचे की ओर क्या है 3 डेज। इतना क्लियर हो रहा है। अब इसका दूसरा स्टैंड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, हम यहाँ बनाएं तो इसमें भी हम नाइट्रोजनिक बेसेस बनाएंगे, लेकिन कैसा होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको बनाएं और थर्ड न्यूक्लियोटाइड भी हम बना दें। तो इसको हमने उल्टा बनाया हुआ है, कार्बन जो है वो, सॉरी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नीचे की ओर बताया है। तो ये वाला जो एंड होगा वो कौन सा होगा, 3rd वाला जिस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा, इसका 5th वाला कार्बन होगा जिस पर क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, ये 5th वाला जिसे फास्फेट, ये 3rd वाला, और ये फिर 5th वाला फास्फेट, और ये 3rd वाला। तो ये वाला एंड कौन सा है, 3 डेज एंड है, और ये वाला कौन सा है, 5 डेज एंड है। ठीक है, 5 प्राइम है। इतना क्लियर हो रहा है। इस स्टैंड की बात करें, एक स्टैंड तो ये हो गया जिसमें हमने बताया कि 5 डेज ऊपर की ओर है, मतलब 5वें नंबर का कार्बन जो है जिसके साथ में फास्फेट अटैच है वो कैसा है, ऊपर की ओर है। नीचे की ओर जो है ये कौन सा है, 3रे नंबर का कार्बन उपस्थित है जिसके पास में हाइड्रोक्सिल समूह है। ये एक स्टैंड की बात होगी जिसको हमने सीधी लाइन के द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि 5 डेज और 3 डेज। अब इसके दूसरे स्टैंड की बात करें तो ये वाला जो स्टैंड होगा इसको यदि हम बताएं तो ये कौन सा है, 3 डेज एंड है, और ये नीचे वाला कौन सा है, 5 डेज एंड है। मतलब ऊपर की ओर जो होगा 3rd नंबर का कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में फ्री है, और यहाँ पर 5वें नंबर का कार्बन के साथ में कौन है, फास्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया डायरेक्शन इसका 3 to 5, इस प्रकार से हो गया, और इसका है 5 to 3। तो जो दूसरा वाला स्टैंड है हमारे पास में वो किस प्रकार से मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 3rd डेज, 3 डेज, और ये मिलेगा 5 डेज फ्रेम। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, समानांतर है लेकिन कैसे एंटी है, ये एक दूसरे के विपरीत है। एक का 5 डेज to 3 डेज है तो दूसरा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 3 डेज to 5 डेज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा इसके फर्स्ट नंबर के कार्बन पर यहाँ पर नाइट्रोजनिक बेस जुड़ेगी, और हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी नाइट्रोजनस बेस जुड़ रही है। हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी, फिर आपको क्लियर करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, तो
वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है और प्रत्येक जो स्टैंड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ऐसा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बहुत सारे लाखों जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर वो डीएनए का लंबा एक स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। दोनों स्टैंड कैसे होंगे? हेलिकली क्वाइल्ड होते हैं, मतलब जो एक स्टेयर होगी स्पाइरल स्टेयर, किस प्रकार से वो क्वाइल्ड होती है उसी प्रकार से वो क्वाइल्ड होते हैं। और वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब आप समझ गए हैं कि एक स्टैंड का जो डायरेक्शन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसका जो अपोजिट स्टैंड है उसके साथ वाला उसका जो डायरेक्शन होगा 3 डैश टू 5 डैश। ठीक है, अब ये 5 और 3 क्या है? ये नंबर मतलब कार्बन की पोजीशन है। ठीक है, ऊपर की ओर कार्बन की पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंस है 5वें नंबर कार्बन पर, और तीसरे पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस है। तो इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। इसके बाद में हम बात करें कि इनके द्वारा जो आगे जो जानकारी हमको प्रोवाइड की गई थी वो ये है कि 4th नंबर हम देखें तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें प्यूरिन्स बाइंड विथ पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होंगे वो पायरिमिडिन से बाइंड करेंगे, उसके साथ में अपना बंध बनाएंगे। तो प्यूरिन्स हमको मालूम है कौन कौन सा है? एडेनिन है एंड कौन सा है? ग्वानिन है। प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन है। और पायरिमिडिन्स कौन कौन से हैं? साइटोसिन है और थाइमिन है। साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन है। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ए जो होगा या एडेनिन जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा? वो हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। और जो ग्वानिन होगा वो क्या करेगा? हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और वो कैसा होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ग्वानिन और साइटोसिन का जो होगा उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि हमने एडेनिन और क्या लिया है? तो एडेनिन के सामने हमने थाइमिन लिया है। तो एडेनिन जो होगा वो क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और जो थाइमिन है वो भी क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में एडेनिन से बॉन्डिंग करेगा। और जो साइटोसाइन है या साइटोसिन है वो क्या करेगा? ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनते हैं। एडेनिन के साथ में थाइमिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा, और इनके बीच में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उनका संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उसी प्रकार से जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो संख्या कितनी होगी? 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्यूरिन्स बाइंड विथ पायरिमिडिन्स, मतलब ए से टी की बॉन्डिंग और सी से जी की बॉन्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसके बाद में अगला जो इनके द्वारा बताया गया वो अगला पॉइंट ये बताया गया कि डायामीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 नैनोमीटर। डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है वो कितना है? 2 नैनोमीटर है। यदि हम इसको एंगस्ट्रॉन के अंदर लिखें तो वो कितना आएगा? 20 एंगस्ट्रॉन। तो इसका डायमीटर कैसा होगा? 20 एंगस्ट्रॉन को यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि इसका जो हेलिकल मॉडल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम इसको ट्राई करें। सो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर एक स्टैंड ये बनाया हमने इसका डीएनए मॉलिक्यूल का, एक स्टैंड बनाया। इसी के साथ में हम एक दूसरा स्टैंड बनाते हैं, इसको अलग कलर से हम इसको ड्रा करते हैं, रेड कलर से कर दे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमने बोला कि ये स्टैंड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। जिस प्रकार से एक जो स्टेयर होगी वो कभी भी एक उसकी रेलिंग जो होगी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, उसी प्रकार से ये डीएनए मॉलिक्यूल के जो स्टैंड्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे।
ये 2 स्टैंड हमने बता दिया। ठीक है, अब ये दोनों स्टैंड्स में एक की जो डायरेक्शन होगी, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि इस पर फास्फेट ग्रुप फ्री है यहाँ पर, तो ये होगा 5' एंड या 5' होगा। और अब मतलब जो इसका एक का यदि 5' ऊपर की ओर है, तो उसका जो नीचे वाला एंड होगा वो कौन सा होगा, 3' एंड होगा। और इसके सामने वाला हमने बताया कैसा एंटी पैरेलल है, तो ये कौन सा होना चाहिए, ये 3' एंड होना चाहिए और ये 5' एंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इस मॉलिक्यूल को हम एक काल्पनिक अक्ष के ऊपर देखें कि इमेजिन करें कि एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर ये हेलिकली कॉइल्ड है। तो इस मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन इसका डायामीटर है। तो हम ये बताएं इसका जो डायामीटर है वो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर है वो कितना मिलेगा, 20 एंगस्ट्रॉन या फिर हम बोले 2 नैनोमीटर इसका डायामीटर होगा। हम इसको थोड़ा सा इधर लिखे तो समझ में आ जाएगा। 20 एंगस्ट्रॉन या फिर मतलब डायामीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉन या फिर हम बोले कितना, 2 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद में हम देखिए डायमीटर की बात हो गई, और उसके बाद अगला जो पॉइंट इनके द्वारा दिया गया वो ये दिया गया है कि जो हेलिक्स है उसकी जो लेंथ होती है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो 1 हेलिक्स है, मतलब 1 कॉइल जो है, 1 कॉइल का मतलब 1 हेलिक्स का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री की हम बात करें, तो जैसा इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो किसी जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये घूमकर ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर जो आया है वो कौन सा होगा, 360 हो जाएगा। यदि हम इस स्पाइरल स्टेयर की बात करें तो हम उसकी जो स्टेप्स पर खड़े होंगे, यदि हम यहाँ खड़े हुए हैं तो जस्ट अबू हमारे सिर के ऊपर जो स्टेप्स होगी वो कितना 360 डिग्री वाला पोजीशन होगी उसकी। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ बता सकते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है, एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डिप्रेशन हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो एक डीपर डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ये वाला, और यहाँ पर भी एक डीपर डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। इसको ग्रूव कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, ग्रूव कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, माइनर ग्रूव है। ये कौन सी है, माइनर ग्रूव है, और ये भी कौन सी होगी, माइनर ग्रूव होगी, या सेलो ग्रूव बता सकते हैं हम। और ये वाली जो है वो कैसी है, डीपर ग्रूव है। तो इसको बोला जाता है मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव। इसको मेजर ग्रूव कहा जाता है। तो हम जब डीएनए की पिच की बात करें, पिच लेंथ की बात करें, उस कॉइल की लंबाई की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि माइनर ग्रूव टू माइनर ग्रूव के बीच की दूरी, या मेजर ग्रूव टू मेजर ग्रूव के बीच की दूरी, वो उसका एक हेलिक्स होगा, एक कॉइल उसकी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी या लेंथ होगी, वो होती है 3.4 nm। थोड़ा कैपिटल में लिखें हम, और कलर चेंज कर दें तो थोड़ा विजिबल हो जाए। कैसा होगा ये, 3.4 nm। ठीक है, तो 3.4 nm, या हम इस एंगस्ट्रॉन के अंदर ले तो ये आएगा 34 एंगस्ट्रॉन। तो इस डीएनए पिच की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीएनए पिच लेंथ, डीएनए पिच लेंथ कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर, या हम इसको एंगस्ट्रॉन के अंदर लिखे तो कितना लिखेंगे हम, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन ये होगी। उसके बाद में इनके द्वारा जो और बताया गया, हम अगले नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें 7th नंबर का। तो जो एक कॉइल होती है, एक हेलिक्स जो है, उसके अंदर जो बेस पेयर हैं वो अरेंज होते हैं। जैसे इस प्रकार से बताया ना हमने कि एडेनिन के साथ में थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ में गुआनिन। तो इसमें जो स्ट्रैंड्स है, ये वाला जो भाग तो क्या बना रहा है आपका, जस्ट में ये जो भाग है आपका आउटर वाला रीजन, जिसमें
क्या है, पेंटोस शुगर है ये क्या है, पेंटोस शुगर है और फास्फोरिक एसिड है। तो पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड ये डीएनए स्ट्रैंड के बैकबोन का निर्माण करते हैं, उसका कंकाल बनाते हैं ना। तो बैकबोन जो होगी उस स्ट्रैंड की वो मतलब पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ये भी क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड की ये बैकबोन हमने बता दी कि ये इसकी क्या बैकबोन है स्ट्रैंड की। और बीच के जो नाइट्रोजन बेसेस है वो स्टेप्स बनाने का काम करता है, जैसे स्टेयर में जो स्टेप्स होती है, तो वो स्टेप्स किसके माध्यम से बनती है डीएनए के अंदर, वो नाइट्रोजनिक बेसेस के माध्यम से बनती है। तो इनके द्वारा जो बताया गया कि यहाँ पर इनमें दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में इस प्रकार से बेस पेयर होंगे जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे। ये क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे। ठीक है, आप कॉपी के अंदर अच्छा डायग्राम बनाना तो उसके अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उनके द्वारा जो बताया गया है कि वन हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो बताया गया है कि इन वन टर्न देयर आर 10 बेस पेयर। ठीक है, तो वन टर्न के अंदर, एक टर्न में एक कॉइल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको जो बनाएंगे डायग्राम, तो उसमें काउंट करके इसको देखिएगा कितने बना रहे हैं हम। तो एक पीस के अंदर कितने बनाओगे आप, 10 बेस पेयर बनाओगे। तो ये हो गया कि 10 बेस पेयर पाए जाते हैं एक टर्न के अंदर। अब हम अगला पॉइंट इनके द्वारा जो बताया गया कैलकुलेशन करके, कि जब एक हेलिक्स के अंदर या एक टर्न के अंदर 360 डिग्री का जो टर्न है उसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, उसका उनका जो अरेंजमेंट का एंगल है वो भी बराबर रहेगा। साथ में दो बेस पेयर पास पास स्थित जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी भी कैसी होती है, समान होती है। तो इनके बीच की हम यदि यहाँ पर लिखे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का हम बीपी के द्वारा लिख रहे हैं। तो चूंकि हमने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 3.4 nm है, या 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ है, और इस लेंथ में इस पूरे कॉइल के अंदर कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। हमने ये भी बता दिया है कि जो बेस पेयर्स हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जो अरेंज है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसी इक्वल है, वो चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो जब यहाँ तक की दूरी कितनी 340 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर आ रही है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, हम इसको 340 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा, इनके बीच की दूरी आएगी 3.4 एंगस्ट्रॉन। जो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर की दूरी होगी वो होगी। नैनोमीटर के अंदर हम करें तो सिंपल सी बात है, 3.4 नैनोमीटर को हम 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 0.34 कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। तो यदि हम इसको नैनोमीटर के अंदर लिखें तो क्या लिखेंगे, 0.34 नैनोमीटर कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी तो अपने पास में हो गई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, दोनों स्टैंड एक दूसरे के से एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, मतलब हमने बता दिया एंटी पैरेलल का मतलब कैसा होगा, एक स्टैंड की डायरेक्शन 5 to 3 है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, 3 to 5 होगी। इसके बाद में अगला जो इनके द्वारा पॉइंट दिया गया वो है कि जो कॉइलिंग है, डीएनए मॉलिक्यूल की जो कॉइलिंग है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। किस प्रकार से, क्लॉकवाइज है, वो राइट हैंडेड कॉइलिंग है। तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। इसमें 9th नंबर का जो पॉइंट है हम लिख सकते हैं कि जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग जो होगी डीएनए कॉइलिंग वो कैसी होगी, राइट हैंडेड है।
कैसी है, राइट हैंडेड। तो इनके द्वारा जो डीएनए मॉलिक्यूल का ऑब्जर्वेशन किया गया था उसमें जो कॉइलिंग थी वो कैसी थी, राइट हैंडेड कॉइलिंग थी, क्लॉकवाइज उसके अंदर कॉइलिंग थी। और इस डीएनए को बोला जाता है बी डीएनए। फर्दर और डीएनए की जो खोज की गई उसके अंदर देखा गया कि लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग वाले भी डीएनए इसके अंदर प्राप्त हुए हैं। तो उसमें जैसे हमने बी डीएनए इसको बता दिया, वो जेड डीएनए होता है जिसकी लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। और उसी प्रकार से ए डीएनए भी होता है। तो ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी पूरी जानकारी जो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए मॉडल के बारे में बताई गई है, हम इस थोड़ा सा रिकेप वापस कर ले इसको। तो क्या देखा हमने कि ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। और जो प्रत्येक स्ट्रैंड्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड्स कहते होते हैं हेलिकल होते हैं, एक दूसरे से क्वाइल्ड होते हैं। और कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। हमने इस प्रकार से डायग्राम में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। उसके बाद में प्यूरिन्स ऑलवेज बाइंड विद द पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स हमेशा क्या करेगी, पायरिमिडिन के साथ में बाइंड्स करेगी। हमको मालूम है कि जो प्यूरिन्स है वो एडेनिन और ग्वालिन है, और पायरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में बॉन्डिंग करेगी, कितने बॉन्ड के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये बॉन्डिंग करेगी। एडेनिन बाइंड टू थाइमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाइल साइटोसिन, ये साइटोसिन बाइंड टू ग्वानिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा साइटोसिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग होगी। जो स्टैंड्स में पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड होगा वो स्टैंड का बैकबोन बनाएगा। और जो बीच का भाग है, जो स्टेप्स है, वो बनाने का काम कौन करता है, नाइट्रोजनिक बेसेस करते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। उसके बाद हमने बताया कि जो डीएनए हेलिक्स का डायामीटर है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। उसका जो डायमीटर, एक काल्पनिक अक्ष की बात करें जिसके चारों ओर वो कॉइल हो रही है, तो उसका हम डायामीटर देखें, व्यास देखें, तो कितना निकलता है, वो 2 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और डीएनए पिच की लंबाई हमने बताया, जो एक कॉइल जो है जो 360 राउंड होती है, जहाँ से स्टार्ट किया अपन इसका यदि एंगल देखें तो 360 यहाँ पर हो रहा है, तो उसकी लेंथ, जो कॉइल की लेंथ है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। एंगस्ट्रॉन के अंदर देखें तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और बताया कि जो एक टर्न है, एक जो कॉइल बनती है 360 डिग्री की, उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। और 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर इनके बीच की दूरी निकलती है। साथ ही साथ में इसकी जो कॉइलिंग है वो कैसी है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। कैसा है, क्लॉकवाइज इसकी कॉइलिंग होती है। आई होप आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ चुका होगा। और अब आगे हम इसके डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमको क्लियर नहीं हुई है, तो हम उसको और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे।